हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने साउंड चैप्टर का पूरा थ्योरी का जो पोर्शन था उसको खत्म कर दिया था। तो अब हम साउंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। और साउंड चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, मैक्सिमम मैंने अपने थ्योरी पोर्शन में कवर करवा दिए हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको उसके रेफरेंस देता जाऊंगा, और आप अगर यहाँ से नहीं समझ में आता है, वैसे तो ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें यहीं पे समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी चीज का इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए होगा, तो आप साउंड चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स को एक बार दोबारा देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, व्हाट इज साउंड एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। तो साउंड के बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि बेटा साउंड क्या होती है। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। और किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? ये प्रोड्यूस होती है ड्यू टू वाइब्रेशन। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि साउंड क्या होती है, तो आप कहेंगे कि सर, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज क्रिएटेड और प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन। ये रहा आपका आंसर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स, एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जो भी ऑब्जेक्ट साउंड कर रहा है वो वाइब्रेट करता है, और उसके बाद वो जो डिस्टर्बेंस होता है वो मीडियम में ट्रेवल करता है। कैसे ट्रेवल करता है, वो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम हाउ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस आर प्रोड्यूस्ड इन एयर नियर अ सोर्स ऑफ साउंड। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी साउंड के सोर्स के बगल में अगर एयर है, एज अ मीडियम एयर है, तो एयर में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये आप फिगर के माध्यम से बताइए। तो सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना होगा कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन क्या होता है। अब कंप्रेशन क्या होता है ये भी मैं लेक्चर में बता चुका हूं। इसके बाकायदा ग्राफिकल वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, आप वो देख सकते हो कि कंप्रेशन क्या होता है और रेयर फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए बेटा, होता क्या है, मान लो कि ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है। अब इसको आपने फोर्स लगा के डिस्प्लेस किया, तो पहले ये इधर जाएगा हल्का सा। जब ये इधर जाएगा तो यहां जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे छोटे छोटे, इनको ये क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। इनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। तो यहां पे जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? यहां पहले से भी एयर मॉलिक्यूल्स थे, और यहां वाले भी धक्का खा के यहां पे आ गए। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर प्लेस पे जो डेंसिटी है, जो प्रेशर है मॉलिक्यूल्स का, वो बढ़ जाएगा। यहां पे मीडियम में हाई डेंसिटी होगी और हाई प्रेशर होगा। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उसको हम कंप्रेशन बोलते हैं। और जब ये ट्यूनिंग फॉर्क वापस जाएगा, सपोज करो कि ये इसकी आइडियल पोजीशन थी, यहां से ये वापस चला गया, बीच में मॉलिक्यूल्स का गैप हो गया कि नहीं? यहां वाले मॉलिक्यूल्स को तो ये यहां पुश कर चुका है, और अब ये अपनी पोजीशन से वापस चला गया। तो इस जगह पे क्या हो गया? लो डेंसिटी। लो डेंसिटी हो गई, और क्या हो गया? लो प्रेशर। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि लो प्रेशर हो, लो डेंसिटी हो, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, अगर हम साउंड की बात कर रहे हैं। वही चीज आपको फिगर में दिखाई गई है। ये देखिए फिगर, जब ट्यूनिंग फॉर्क आगे जाएगा यहां से, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करेगा, क्योंकि वो पुश कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं, इनका प्रेशर बढ़ रहा है, हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी। तो ये जो हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी वाला स्टेट होता है मीडियम के मॉलिक्यूल्स का, साउंड वेव्स की वजह से, इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। तो ये कंप्रेशन होता है, इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। यहां देखो, और ये जो पोर्शन है, यहां पे मॉलिक्यूल्स कम है कि नहीं? देखो आप, ज्यादा एरिया में कम मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब क्या हो गया? लो डेंसिटी और लो प्रेशर। तो यहां पे क्या होगा? रेयर फ्रैक्शन। तो बस यही इसका प्रोसेस होता है। इसको अगर हम एक रिटन आंसर के फॉर्म में देख लें, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, when any sound producing object starts vibrating, it starts moving forward and backward from its mean position। जब भी कोई साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, क्योंकि आपको पता है साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेट करने की वजह से। तो जब भी ये स्टार्ट करता है वाइब्रेट करना, तो इट स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जो उसकी आइडियल पोजीशन होती है, मीन पोजीशन होती है, उसके वो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। और जब ये मूवमेंट होती है, जिसको कि हम वाइब्रेशन बोलते हैं, तो इसकी वजह से जो नियर बाई एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी पुश होते हैं। वो जब पुश होते हैं तो वो आगे के मॉलिक्यूल्स के पास चले जाते हैं, जिसकी वजह से वहां की डेंसिटी बढ़ जाती है। उस स्टेट को हम बोलते हैं कंप्रेशन। और जब ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन या फिर जो मीन पोजीशन होती है उसके बैकवर्ड मूवमेंट करते हैं, तो एक मॉलिक्यूल्स का गैप सा बन जाता है, बहुत थोड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो स्टेट कहलाती है रेयर फ्रैक्शन।
वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इसको आप कॉपी में लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बस यही इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है, साइट एन एग्जाम्पल टू शो दैट साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये बताना है कि जो साउंड होती है दैट रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, मतलब इसको मूव करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट मीडियम इट कैन नॉट ट्रेवल। सिंपल सी बात है। आपने ग्लास बेल जार वाला एग्जाम्पल पढ़ा था अपने बुक में, एनसीईआरटी में। ये ग्लास बेल जार थी, ठीक है। ये पूरी बेल जार है। अब इसमें एक बेल लगाई गई है इलेक्ट्रॉनिक, जिसको हम बाहर से ऑपरेट कर सकते हैं स्विच के माध्यम से, और इसमें हवा है। तो सबसे पहले बेल को रिंग कराया गया और बेल की साउंड बाहर सुनाई दे रही थी। दोबारा क्या किया गया, ये वैक्यूम पंप से इसका बॉटम जुड़ा हुआ है, तो वैक्यूम पंप के माध्यम से धीरे धीरे इसमें से हवा निकाली जाने लगी। और जैसे जैसे बेटा इसमें से हवा निकाली गई, तो साइंटिस्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि जो साउंड की इंटेंसिटी है वो ग्रेजुअली क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। साउंड की इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है। क्यों डिक्रीज कर रही है? क्योंकि जो मीडियम है, एयर मॉलिक्यूल्स इसके मीडियम है, एयर मॉलिक्यूल्स ग्रेजुअली कम होते जा रहे हैं, क्योंकि वैक्यूम पंप क्या करता है, सारी एयर को बाहर खींच रहा है। तो जब एयर नहीं है या एयर के मॉलिक्यूल्स ग्रेजुअली कम हो रहे हैं, तो वहां पे साउंड को जो मीडियम चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी कम हो रही है। इस वजह से साउंड की इंटेंसिटी ग्रेजुअली लो होती जाती है। और एक टाइम पे जब हम वैक्यूम पंप के थ्रू सारा एयर बाहर निकाल लेते हैं, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। उस स्टेट में जब आप रिंग को ऑन करते हो, इस बेल को ऑन करते हो, तो ये दिखाई देता है कि रिंग जो है वो वाइब्रेट कर रही है, पर उसकी साउंड सुनाई नहीं देती है। और इस एक्सपेरिमेंट से ये वेरीफाई होता है कि साउंड रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट। वही चीज यहां आगे लिखी हुई है। लेट अस कंसीडर अ ग्लास बेल जार containing an electrical bell suspended inside it। सबसे पहले हम एक ग्लास बेल जार लेते हैं जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल बेल सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड है मतलब लटकी हुई है, ठीक है। द ग्लास इज एयर टाइट। एयर टाइट है मतलब इसमें बाहर से हवा नहीं जा सकती है, और इसको कनेक्ट किया गया है एक वैक्यूम पंप से। अब अगर हम इलेक्ट्रिक बेल को ऑन कर दें तो हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक बेल रिंग कर रही है उसकी साउंड हमें इजीली सुनाई दे रही है। यहाँ पे बिल लिखा गया है, ये बेल होगा, BELL। सॉरी फॉर द मिस्टेक। और उसके बाद बेटा जैसे जैसे हम वैक्यूम पंप की मदद से एयर को बाहर निकालने लगते हैं, तो जो साउंड की इंटेंसिटी होती है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करती है। और जब सारी एयर निकल जाती है, तब हमें घंटी की आवाज सुनाई नहीं देती है। ऑल दो जो बेल होती है वो अंदर रिंग कर रही होती है, पर क्योंकि अंदर कोई एयर नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, और साउंड को मीडियम चाहिए, इसलिए साउंड हमें सुनाई नहीं देती है। तो बाय दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन कंक्लूड दैट साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपेगेट। इसको आप लिख सकते हो, समझ सकते हो, मन करे स्क्रीनशॉट ले लो, मन करे यहीं पे लाइव नोट्स बना लो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। व्हाई इज साउंड वेव कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव? बेटा देखो, जब मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल वेव्स होती हैं और नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं, तो मैकेनिकल वेव्स के बारे में मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि ये दो टाइप की होती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो ये जो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, इनको डिफरेंशिएट करने का क्राइटेरिया यही होता है कि अगर वेव की डायरेक्शन ये है, वेव लेफ्ट से राइट जा रही है, तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनका वाइब्रेशन इसकी डायरेक्शन के अलोंग हो रहा है या इसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो रहा है। अगर मीडियम के पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है या जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो हम बोलते हैं कि ये ट्रांसवर्स वेव है। और अगर पार्टिकल के मूवमेंट की डायरेक्शन, पार्टिकल के वाइब्रेशन की डायरेक्शन साउंड वेव के चलने की डायरेक्शन में होती है, तो हम बोलते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और आपको बताया गया है कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। क्यों होती हैं, इसकी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन लेक्चर में है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। पर मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि जब भी साउंड वेव चलती हैं तो क्या होता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। और कंप्रेशन का मतलब क्या है, दूसरे मॉलिक्यूल्स की तरफ मूवमेंट करना, फॉरवर्ड मूवमेंट। रेयरफैक्शन का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स से अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट, मतलब वहां पे डेंसिटी कम हो जाएगी। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन किस डायरेक्शन में होते हैं, साउंड वेव के मूवमेंट की डायरेक्शन में। और जब भी ऐसा होता है कि कोई वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल भी मूव करें या वाइब्रेट करें, तो उस केस में हम बोलते हैं कि वो पर्टिकुलर वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और इसीलिए साउंड वेव जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है। When the particles of the medium vibrate along the direction of propagation of wave, then the waves are said to be longitudinal waves। जब भी मीडियम के पार्टिकल वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के अलोंग मूवमेंट करते हैं या वाइब्रेशन करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। और साउंड वेव्स के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो मोशन होता है, जो वाइब्रेशन होता है,
वो वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में होता है फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। फॉरवर्ड होता है हम उसे कंप्रेशन कहते हैं, बैकवर्ड होता है उसे हम रेयरफैक्शन कहते हैं। तो इसीलिए जो साउंड वेव्स होती हैं उनको लॉन्गिट्यूडनल वेव की कैटेगरी में डाला गया है। इस आंसर को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई योर फ्रेंड बाय हिज वॉइस व्हाइल सिटिंग विथ अदर्स इन अ डार्क रूम। यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने दोस्त की आवाज कैसे पहचानोगे अगर आप बाकी बहुत सारे लोगों के साथ एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए हो, साउंड की किस क्वालिटी की वजह से, किस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। तो साउंड का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसको बोलते हैं टिम्बर या फिर क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड ये हर पर्सन के लिए अलग होती है, हर इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग होती है। इसीलिए आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हो कि आपकी मम्मी बोल रही हैं या आपकी आंटी बोल रही हैं, आपके पापा बोल रहे हैं या आपके भैया बोल रहे हैं, क्योंकि सबकी साउंड अलग होती है। उनकी पिच सेम हो सकती है, उनकी लाउडनेस सेम हो सकती है, लेकिन जो क्वालिटी होगी वो डिफरेंट होगी। तो इसका आंसर वन लाइनर है, ड्यू टू क्वालिटी ऑफ साउंड और टिम्बर। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक बहुत ही नेचुरल फिनोमेना की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं फ्लैश एंड थंडर आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली। जो बिजली होती है, जो बिजली चमकती है और जो बादल गड़गड़ाते हैं, ये साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस होते हैं, एक साथ उत्पन्न होते हैं। लेकिन जो थंडर होती है वो थोड़े सेकंड के बाद में सुनाई देती है और जो बिजली की चमक होती है वो पहले हो जाती है। ऐसा क्यों? बहुत सिंपल आंसर है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है बेटा? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ साउंड क्या है? मान लो 344 मीटर पर सेकेंड। डिफरेंस देख रहे हो? 10⁶ का डिफरेंस है बेटा। तो आपको ये तो पता ही है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस सेम है, वेलोसिटी में इतना ज्यादा डिफरेंस है, तो टाइम में भी तो डिफरेंस आएगा ही। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा तेज होगी, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, वो पहले पहुंचेगा। ऑब्वियस सी बात है। अगर डिस्टेंस सेम है, अब आप पैदल जा रहे हो और कोई बाइक लेके जा रहा है और 100 मीटर आपको जाना है सेम डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बाइक वाला है, जो कार वाला है, वो पहले पहुंचेगा क्योंकि उसकी स्पीड आपसे ज्यादा है। तो वही चीज यहाँ पे होती है। लाइट की जो स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए जो डिस्टेंस होती है लाइट बहुत जल्दी कवर कर लेती है एज कंपेयर टू साउंड। इसीलिए बिजली की जो चमक होती है वो हम पहले देख लेते हैं और जो थंडर की साउंड होती है वो हमें थोड़ी देर बाद आती है। इसका आंसर आप यहां से लिख सकते हो। देखो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 330 या फिर 344, 340 आप लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड होती है, और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। बहुत बड़ा गैप है दोनों में। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो स्पीड ऑफ साउंड से बहुत ज्यादा बड़ी है, इसीलिए जो लाइट होती है वो पहले पहुंच जाती है और साउंड थोड़ी देर बाद सुनाई देती है। आंसर आप यहां से चाहो तो कॉपी कर सकते हो, या फिर अगर आपने पहले से आंसर लिख रखा है तो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अ पर्सन हैज हियरिंग रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज, दैट मीन्स 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। व्हाट आर द टिपिकल वेवलेंथ्स ऑफ द साउंड वेव इन द एयर करेस्पॉन्डिंग टू दीज टू फ्रीक्वेंसीज, टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एज 344 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि एक पर्सन है, उसकी जो हियरिंग रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 के हर्ट्ज तक है, जो कि एक हेल्दी ह्यूमन की होती है। तो कह रहा है कि इन फ्रीक्वेंसीज के करस्पॉन्डिंग जो वेव लेंथ है वो हमें बता दो, और जो स्पीड ऑफ साउंड है वो आप 344 मीटर पर सेकेंड कंसीडर करो। अब आपने अगर मेरे लेक्चर्स पहले से किए हुए हैं तो आपको पता है स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको निकालनी है और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, मान लो पहले 20 हर्ट्ज। ओके, 20 हर्ट्ज क्या है? फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, इसको न्यू बोलते हैं। एन यू, न्यू, NEW वाला न्यू, लेकिन यहाँ पे ये ग्रीक वर्ड है तो इसको NU लिखते हैं। आपके पास स्पीड दी हुई है कैपिटल V, ये है 344 मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ को आप लैम्डा से डिनोट करते हो, जो आपको फाइंड आउट करना है। तो अब इस फॉर्मूले को अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो तो क्या लिख सकते हो? कैपिटल V इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। ओके, तो V की क्या है वैल्यू? 344, न्यू की क्या है वैल्यू? 20, और लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल सिंपल है, लैम्डा इज इक्वल टू 344 डिवाइडेड बाई 20, विच इज इक्वल टू 17.2 मीटर्स। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि सर मीटर में ही क्यों आया? देखिए वेलोसिटी जो है वो किस में दी हुई है? मीटर पर सेकंड में। फ्रीक्वेंसी किस में दी हुई है? हर्ट्ज में। तो जब सब कुछ एसआई में दिया हुआ है तो उसको भी एसआई में ही करते हैं। एसआई में लेंथ के लिए आप क्या लेते हो? मीटर। तो इसीलिए लैम्डा क्या है? 17.2 मीटर। किसके लिए? फॉर न्यू इज इक्वल टू 20 हर्ट्ज। लेकिन एक और पूछा है 20 के हर्ट्ज के लिए क्या होगा? फॉर
न्यू इज इक्वल टू 20 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू 20,000 हर्ट्ज। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं? इससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो काफी इजी हो जाएगी। अब आपको v फिर से क्या पता है, 344, और लैम्डा आपको फाइंड आउट करना है। v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, v की वैल्यू 344, न्यू की वैल्यू क्या है 20 इंटू 1000 दैट इज 20,000 20,000 इंटू लैम्डा। सबसे पहले आप क्या करो, 344 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 1000 इंटू लैम्डा। अब इसकी वैल्यू आपने लास्ट इक्वेशन से निकाली हुई है, इसकी वैल्यू है 17.2। ये क्या आ गया 1000 लैम्डा के बराबर आ गया। तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू 17.2 डिवाइडेड बाई 1000। अब आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेसिमल का प्लेस आपको चेंज करते जाना है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.0172 मीटर। ये आ गई लैम्डा की वैल्यू। तो अगर आपसे अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि जो ह्यूमन है उसकी हियरिंग वेव लेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी की रेंज तो आपको पता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो अब इसकी वेवलेंथ की रेंज क्या होगी, 0.0172 मीटर से लेके 17.2 मीटर, इतने वेवलेंथ वाली वेव्स को वो हियर कर लेगा। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, टू चिल्ड्रंस आर एट अपोजिट एंड्स ऑफ एन एल्यूमिनियम रॉड। ओके, एक एल्यूमिनियम रॉड है और उसके दो किनारों पे दो बच्चे हैं। ओके, वन स्ट्राइक्स द एंड ऑफ द रॉड विथ ए स्टोन। जो एक बच्चा है, मान लो ये रॉड है, यहाँ पे एक बच्चा है ए और यहाँ पे एक बच्चा है बी, और ये जो रॉड है वो किसकी है, एल्यूमिनियम की है। तो जो ए है उसने इसके इस वाले एंड को, एल्यूमिनियम रॉड के इस वाले एंड को एक पत्थर से स्ट्राइक किया है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो साउंड है, अब देखो साउंड एल्यूमिनियम में से भी होके जाएगी क्योंकि ये सॉलिड है, और साउंड एयर में से भी होके जाएगी बी के पास। तो पूछ रहा है कि जो साउंड बी के पास पहुंच रही है एयर से होके और एल्यूमिनियम से होके, उनके पहुंचने के टाइम का रेशियो बता दो। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने में हो सकता है कि काफी टफ लगे, लेकिन अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को ध्यान से देखेंगे तो वहां पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे सभी जो काम के आपके मेटल्स हैं, जो लिक्विड्स हैं, उनमें साउंड की स्पीड दी हुई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम, एयर लिख दिया है मतलब मैंने एल्यूमिनियम को लिखा हुआ है। ओके, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या है 6420 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई एल्यूमिनियम में इस स्पीड से साउंड ट्रेवल करेगी। और सेम स्पीड ऑफ साउंड इन एयर तो आपको पता ही है, ये हो जाएगा आपका 346 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, मान लीजिए कि ए से बी की जो डिस्टेंस है, यानी कि एल्यूमिनियम रॉड जो है उसकी लेंथ डी है, और दोनों बच्चे इसके दो एंड्स पे हैं, मतलब दोनों बच्चों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, डी ही होगी। जो एल्यूमिनियम के रॉड की लेंथ होगी वही बच्चों के बीच की डिस्टेंस होगी, और यही डिस्टेंस किसको ट्रेवल करनी है, साउंड को, एल्यूमिनियम में भी और एयर में भी। तो एल्यूमिनियम में आपको वेलोसिटी पता है और एयर में आपको वेलोसिटी पता है, तो एल्यूमिनियम में ट्रेवल करने का टाइम निकल जाएगा और एयर में ट्रेवल करने का टाइम निकल जाएगा, वेलोसिटी डिस्टेंस एंड टाइम वाले फॉर्मूले से। उसके बाद दोनों टाइम का आपको रेशियो निकाल देना है। ठीक, तो सबसे पहले चलिए हम निकाल लेते हैं इसको। टाइम टेकन बाय साउंड वेव्स इन ट्रेवलिंग थ्रू एल्यूमिनियम, इसको हम TAL से डिनोट कर रहे हैं। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस d है और वेलोसिटी क्या है 6420, इतने सेकेंड्स लगेंगे। ओके, सिमिलरली टाइम टेकन बाय साउंड वेव्स इन ट्रेवलिंग थ्रू एयर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फिर भी सेम है, d अपॉन 346 सेकेंड। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है रेशियो किसका, टाइम टेकन बाय साउंड वेव इन एयर, साउंड वेव इन एयर टू साउंड वेव इन एल्यूमिनियम। मतलब साउंड वेव एयर में कितना टाइम ले रही है उसका रेशियो साउंड वेव एल्यूमिनियम में कितना साउंड टाइम ले रही है उसके रिस्पेक्ट में। तो यहां से आपको क्या निकल के आएगा, टी एयर अपॉन टी एल्यूमिनियम, यही आपको फाइंड आउट करना है। और ये हो जाएगा डी अपॉन 346 डिवाइडेड बाई डी अपॉन 6420। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा और यहां से आपको मिल जाएगा टी एयर अपॉन टी एल्यूमिनियम 6420 डिवाइडेड बाई 346।
which is approximately equal to 1855 18.55 times। ये आएगा रेशियो टी एयर अपॉन टी एल्यूमिनियम। जिनको ये चीज नहीं समझ में आई है वो यहाँ शॉर्ट में इस तरीके से कर सकते हैं, डी अपॉन 346। ये डिवीजन में है तो इसको पलट के आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, तो मल्टीप्लीकेशन कर दो ऐसे, डी। अब समझ में आ गया, 6420 डिवाइडेड बाई 346। ओके, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज। ओके, हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट। सबसे पहले आपको हर्ट्ज का मतलब समझना पड़ेगा। 1 हर्ट्ज का मतलब होता है बेटा 1 साइकिल पर सेकेंड। अगर किसी साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है तो इसका मतलब है वो 1 सेकेंड में 1 साइकिल कंप्लीट कर रहा है या फिर 1 सेकेंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। अब एक साइकिल क्या होती है इससे आप लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं। अगर मान लीजिए कोई साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट है और इसका वाइब्रेशन अपनी मीन पोजीशन से ए पे हो रहा है, फिर यहां से ये मीन पोजीशन को क्रॉस करते हुए बी पे जा रहा है, मीन पोजीशन को ओ बोल दें, और उसके बाद फिर ये यहां से मूव करके ओ पे जा रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं 1 साइकिल। अब आपसे पूछ रहा है कि कितनी बार वाइब्रेट करेगा, दैट मीन्स कि कितनी बार ऑसिलेट करेगा, कितनी साइकिल कंप्लीट होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 100 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज का मतलब है 100 वाइब्रेशन या फिर 100 ऑसिलेशन या फिर 100 साइकिल्स पर सेकेंड। 1 सेकेंड में ये 100 वाइब्रेशन कर रहा है और 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। 60 सेकेंड, 1 सेकेंड में ये कितने वाइब्रेशन कर रहे हैं, 100। तो 60 सेकेंड में कितने करेंगे, 60 इंटू 100 वाइब्रेशन, विच इज इक्वल टू 6000 वाइब्रेशन पर मिनट। 1 सेकेंड में 100 वाइब्रेशन कर रहे हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 60 इंटू 100, 6000 वाइब्रेशन पर मिनट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है डज साउंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज, एक्सप्लेन। यहां पे आपसे पूछ रहा है कि जो साउंड वेव्स होती हैं क्या वो भी लाइट की तरह रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करती हैं, और अगर हाँ तो उसको एक्सप्लेन करिए। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मैंने सेकंड लेक्चर या फर्स्ट लेक्चर में साउंड के बता दिया है। मैंने आपको बताया है कि अगर ये एक सरफेस हो और इस पे कोई इनकमिंग साउंड वेव हो जो सरफेस के नॉर्मल से एक पर्टिकुलर एंगल आई बना रही हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये इंसिडेंट साउंड बोलते हैं इसको हम, और इसे रिफ्लेक्टेड साउंड। और रिफ्लेक्शन का एंगल क्या होता है, आर, और ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये पहला लॉ होता है। और दूसरा लॉ क्या कहता है इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड एंड नॉर्मल टू द सरफेस, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, जो पहले मैं आपको वीडियो में काफी डिटेल में बता चुका हूं। वहां से आप इसको लिख सकते हैं या फिर यहां से इसका आंसर आप कॉपी कर सकते हैं। आप स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी मर्जी। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से और एंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। और इसी के साथ आपका जो साउंड चैप्टर है और क्लास 9th की फिजिक्स है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने कोचिंग मेट्स के साथ शेयर करिए, सोशल मीडिया पे शेयर करिए। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या कोई भी कंप्लेन है या कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो या फिर हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।